अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे तहज़ीब व तमद्दुन के गहवारे और कदीम सकाफ़तों की हामिल सरज़मीन पाकिस्तान की। नाज़रीन, पाकिस्तानी सरज़मीन अपने अंदर अहद रफ्ता की कई दास्तानें समोए हुए है। गंधारा और इससे ऐसी कई कदीम तहजीबों के इस इम्तजाज को दुनिया में रुशनास करवा कर सयाहत के ज़रिए माशी मौक़े से फ़ायदा उठाया जा सकता है। ऐसी एक कोशिश इस्लामाबाद में गंधारा सिम्पोजियम 2023 का इनेकाद करके की जा रही है। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मलेशिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, नेपाल, श्रीलंका और चीन के अलावा इस्लामाबाद में तैनात गैर मुल्की सफ़ीर भी शरीक हुए। इब्तिदाई सेशन से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस बात पर जोर दिया कि नफ़रतों और तनाज़ात का खात्मा ही इंसानियत की असल महराज है। बुद्धा की तालीमात भी अमन, मोहब्बत और रवादारी का दर्स देती हैं। दुनिया को तनाज़ात से हट कर अमन की तरफ जाना चाहिए और तहजीबों को लाहिक जो ख़तरात हैं उनको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स गंधारा टूरिज़्म डॉक्टर रमेश कुमार का कहना था कि पाकिस्तान सयाहों के लिए इंतहाई महफूज और अहम मुल्क है। बैनुल-अक़वामी मुहक्किकीन को पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे। गंधारा सिम्पोजियम के पहले रोज़ कौन से सेशन हुए, बुद्धा रहनुमाओं ने इस इवेंट पर क्या कुछ कहा, पाकिस्तान आकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान कितना महफूज मुल्क है ख़ास तौर पर जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं, आज इस सिम्पोजियम में क्या कुछ होता रहा, इसकी सारी डिटेल इस रिपोर्ट में। गंधारा तहजीब और बुद्ध मत वर्षा की बहाली के मौजू पर गंधारा सिम्पोजियम 2023 के इफ्तिताही सेशन में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस्लामाबाद में मुतय्यन मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारतकारों, मजहबी रहनुमाओं, आसार कदीमा और तालीम के माहिरीन के अलावा दीगर शोबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात भी शरीक हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने खिताब में कहा कि सिंध की तहजीब का शुमार दुनिया की अहम तहजीबों में होता है। मजहबी कुतब में गंधारा तहजीब का भी जिक्र है। दुनिया को तनाज़ात से हट कर अमन की तरफ जाना चाहिए और तहजीबों को लाहिक खतरात को रोकना होगा। मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर तहजीबों को ज़रूरत है इस वक्त कि कॉन्फ्लिक्ट से हटकर अमन की तरफ जाएं। इससे बड़ा क्या पैगाम होगा जो बुद्धा का पैगाम था। ये टूरिज़्म जो है ये एक बहाना भी है कि दुनिया को वो चीज़ें दिखाएं और उस तरफ मरऊब करें कि जो पैगाम पुराने लोगों ने और बुद्धा का जो पैगाम था वो अमन का था। चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स गंधारा टूरिज़्म डॉक्टर रमेश कुमार ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में गंधारा समेत मुतादिद तहजीबों के आसार पाए जाते हैं। सकाफती सियाहत के जरिए दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। गंधारा सिम्पोजियम के पहले सेशन से पाकिस्तान में मौजूद बुद्ध मत की विरासत पर रोशनी डाली गई, जिसमें बुद्ध मत के मजहबी पेशवाओं ने खिताबात किए। मुकर्ररीन का कहना था कि उन्हें इस सिम्पोजियम में शिरकत करके दिली खुशी है कि बुद्ध मत से मुताल्लिक ये सेमिनार ऐसे मुल्क में हो रहा है जहां इसका कोई पैरोकार नहीं है। पाकिस्तान में सियाहत के फरोग के हवाले से भी एक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसके मेज़बान कामरान लाशारी, मारूफ खान, मोहम्मद बख्तियार खान और इमरान शौकत ने शिरकत की। पहले रोज गंधारा तहजीब के हवाले से गोल मेज मुकालमा भी हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी डॉक्टर रमेश कुमार थे, जबकि जनूबी कोरिया, मलेशिया, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम से अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के आर्टिस्टों ने गंधारा तहजीब और मजहबी सियासत को फिरोग देने के लिए पोर्ट्रेट के स्टॉल भी लगाए। बैनुल अक़वामी शख्सियात को सिम्पोजियम के आखिरी रोज पेशावर म्यूजियम, ताख्त-ए मर्दान के तारीखी मकामात का दौरा भी कराया जाएगा। माहिरीन का कहना था कि मुल्क में मजहबी सियाहत को फिरोग देकर कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। और प्रोग्राम में शामिल करेंगे पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। अच्छी खबर यह है कि दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $2 अरब डिपॉजिट करा दिए हैं। सऊदी अरब की जानिब से जो रकम है ये मुंतकिल होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $11.67 अरब तक पहुँच गए हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी मामलात में इस्तेहकाम आ चुका है और आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें मिलेंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी सऊदी क़यादत और बरादर अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है।
ایک ٹویٹر بیان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بھائی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے شکر گزار ہیں اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے بھی ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم نے سعودی قیادت کا پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ اچھا ناظرین، IMF کے ساتھ جو اسٹاف لیول معاہدہ ہے اور اس اچھی خبر کے ساتھ ہی کاروبار کو بھی استحکام ملا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ 2022 کے بعد پہلی بار 570 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 45,000 کی حد عبور کر گئی ہے۔ گزشتہ 9 سیشنز میں 3,702 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے مطابق مارکیٹ کیپ میں 536 ارب روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی فیچ نے پاکستانی معیشت کی جو ریٹنگ ہے وہ CCC- سے CCC کر دی ہے۔ ریٹنگ میں بہتری کے بعد IMF معاہدے سے پاکستان کو $10 ارب ملنے کی جو راہیں ہیں وہ بھی کھل جائیں گی۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک پیکج ہے، ایک رپورٹ ہے، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں، پھر میرے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے، ان سے اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ پاکستان کے دوست ملک سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں $2 ارب ڈپازٹ کرا دیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی عوام کی جانب سے وہ مملکت سعودی عرب کی قیادت اور برادر عوام کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں $2 ارب جمع کرانے پر تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس ذخائر سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ہمارے برادر ممالک اور عالمی برادری کے پاکستان کی معاشی تبدیلی پر بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے تمام ضروری کوششیں لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ برے وقت میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ آج $2 ارب ہمارے خزانے میں سعودی عربیہ سے آ چکا ہے۔ اس کے لیے میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی اور ہمارے سپہ سالار جناب جنرل آصف منیر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 11.67 ارب کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کی معیشت پہلے سے بہتر ہے، جلد مزید استحکام پیدا ہوگا۔ مستقبل میں معاشی معاملات مزید بہتری کی طرف جائیں گے۔ برادر ملک سعودی عربیہ نے جو ماضی قریب میں ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ وہ پاکستان اسٹیٹ بینک کے پاس اپنا ایڈیشنل $2 بلین کا ڈپازٹ پاکستان کو دیں گے۔ الحمدللہ انہوں نے وہ ڈپازٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ پلیس کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں وہ کریڈٹ آ چکا ہے اور یہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز میں بالکل سیدھا یعنی ایک اضافہ ہوگا الحمدللہ۔ دوسری جانب IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ آج کاروبار کا اختتام 570 سے زائد پوائنٹس کے ساتھ 45,155 پر ہوا۔ گزشتہ 9 سیشنز کے دوران 3,702 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انہی دنوں کے دوران مارکیٹ کیپ میں 536 ارب روپے کا اضافہ دیکھا گیا۔ ادھر بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی مالیاتی ریٹنگ میں بہتری کر دی اور کرنسی ڈیفالٹ ریٹنگ CCC+ کر دی۔ اس سے قبل طویل المدتی غیر ملکی کرنسی ریٹنگ منفی CCC تھی۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ کا کہنا تھا کہ پاکستان کرنسی کی ریٹنگ میں بہتری وجہ IMF کے ساتھ معاہدہ کرا دیا ہے۔ معاہدے سے $10 ارب امداد ملنے کی راہیں بھی کھل جائیں گی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ حالیہ معاشی بحالی کی سفر کی جانب سے یہ ایک اور مثبت خبر ہے۔ وزیر اعظم حکومتی اتحادیوں، معاشی ٹیم اور قوم کو مبارک ہو۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید ریٹنگ ایجنسیاں پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کریں گی۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ڈاکٹر اقدس افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ماہر معاشیات ہیں، ویڈیو لنک پر ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، وقت نکال رہے ہیں ہمیشہ کی طرح میرے شو کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں جس طرح پہلے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، ابھی بھی $2 ارب جو ہیں اسٹیٹ بینک میں اس نے ڈپازٹ کرا دیے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنا ضروری تھے یہ اتنی بڑی جو رقم ہے اس کا
ڈپازٹ کیا جانا، ڈالرز کی شکل میں ڈپازٹ کیا جانا، اور پھر موجودہ حکومت کی جانب سے معیشت کی بحالی کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت ساری کامیابیاں ملی ہیں اور اس میں ایک کامیابی آج یہ بھی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا جو یہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کی طرف سے بہت ہی جنرس مدد کی گئی ہے پاکستان کی، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر مشکل وقت میں جب بھی پاکستان کی اکانومی کے حالات یا یہاں اس کی جو کشتی ہے معیشت کی وہ تھوڑا بہت ڈگمگاتی ہے، تو جو کنٹری جو لوگ ہمیں سب سے پہلے مدد کرتے ہیں اس میں کنگڈم آف سعودی عربیہ کا نام آتا ہے۔ تو میں نے یہ خبر دیکھی اور میں پرسنلی بہت شکر گزار ہوں ہز رائل ہائنس کنگ سلمان بن عبدالعزیز، ہز رائل ہائنس پرائم منسٹر اینڈ کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور سعودی لوگوں کا، جنہوں نے ہر مشکل وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارے پرائم منسٹر اور دیگر جو ہمارے لیڈران ہیں، جس میں چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کی پرسنل جو ریلیشن شپ ہے ود دی ہاؤس آف سعود، وہاں کی سعودی عربیہ کی لیڈرشپ اور ان کے لوگوں کے ساتھ، آئی تھنک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے کوششیں کی پاکستان کے لیے، اور یہ 2 بلین کا ملنا پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں ایک بہت ہی کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اور میرا یہ ڈاکٹر خیال صاحب ہے کیا کہ اتنا اہم کردار ادا کرے گا کہ جو چند ہفتے قبل سے ہم سن رہے ہیں ملک کے معاشی بحران کے حوالے سے باتیں جو زبان زدِ عام تھیں، بہت ساری جگہوں پر بہت ساری افواہیں بھی گردش کر رہی تھیں، اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ افواہیں جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گی؟ معاشی لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس اسٹیج پر، خاص طور پر یہ جو اتنی بڑی ایک اماؤنٹ جو ہے یہ ٹرانسفر ہوئی ہے اس کے بعد کہ اب پاکستان مستحکم ہو چکا ہے معاشی لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو؟ جی ایبسلیوٹلی یس، میرا خیال ہے میں نے کئی دفعہ پی ٹی وی پہ آ کر یہ بات کہی تھی کہ مجھے بالکل کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ پاکستان کہیں سے بھی ڈیفالٹ کرنے والا ہے، کیونکہ یہ تمام تجزیے جو پیش کیے جا رہے تھے پاکستان کی اکانومی کے بارے میں، ان کے اندر ایک فنڈامنٹل اسمپشن ہے، اور وہ اسمپشن یہ ہے کہ ہمارا نہ تو کوئی دوست ہے اور ہم ہیلپ لیس ہیں، کیونکہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ آپ وقت نے دکھایا ہے کہ نہ ہی ہم دنیا میں اکیلے ہیں اور نہ ہی ہم ہیلپ لیس ہیں۔ تو آئی تھنک وہ تمام افواہیں جو گردش کر رہی تھی ان کو اب واقعی دم توڑ دینا چاہیے، اور لوگوں کو اب اس سوال سے آگے نکل کر کے دیکھنا چاہیے کہ جس اکنامک ریکوری کی پاتھ وے کے اوپر، جس پاتھ وے کے اوپر اب یہ اس اکانومی کو ڈالا گیا ہے، اس میں مزید سٹیپس کیا لینے والے ہیں تاکہ اب یہاں سے معاشی استحکام کا جو سفر ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ اقدامات فوری طور پر کیا ہو سکتے ہیں اس کی جانب پہ میں آؤں گی، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، آپ جیسے ماہرین کیا سجیسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ عالمی ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ بھی پاکستان کی جو معیشت کی ریٹنگ ہے اس کو بہتر دکھا رہی ہیں۔ اسی طرح کی ایک ایجنسی فچ، اس نے بھی کہا ہے کہ پاکستانی جو ریٹنگ ہے وہ C- سے CCC سے اب CCC ہو گئی ہے۔ پہلے تو ذرا ہمیں یہ سمجھا دیجیے گا کہ یہ ہے کیا، اور اس طرح کی ریٹنگز جو ہیں وہ کتنی میٹر کرتی ہیں مارکیٹ کے اندر ایک تیزی لانے میں، ایک مثبت چیز دیکھنے میں؟ لیکن یہ ڈیفرنٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں دنیا کے اندر، جیسے موڈیز ہے، فچ ہے، یہ بیسکلی رینک کرتی ہیں اکانومیز کو بیسڈ آن ان کے جو اکنامک فنڈامنٹلز ان ایجنسیز کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دفعہ ان کا جو ورڈکٹ ہے وہ درست ہوتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی دنیا کے اندر بہت سے لوگ ان ریٹنگز کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہ ایک امپورٹنٹ میٹرک ہے کسی بھی اکانومی کی اسٹیبلٹی یا اس کی کیا کہنا چاہیے، اس کے فنڈامنٹلز کی کنڈیشن کو دیکھنے کے لیے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ فچ نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے، کریڈٹ ریٹنگ ہے، اس کو CCC نیگیٹو سے CCC پہ لے گئے ہیں، اور میرا خیال میں آنے والے دنوں میں اس میں آپ مزید بہتری دیکھیں گے۔ تو اس مزید بہتری کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے ہمیں؟ کچھ اور سٹیپس لینے ہیں گورنمنٹ کو، یا ہم یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے دوست ممالک مدد کر رہے ہیں، وزٹس کیے جا چکے ہیں دوست ممالک کے، کچھ نہ کچھ ہیلپ بھی آ گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ IMF سے یہ سٹاف لیول کا معاہدہ ہے یہ بھی ہو گیا ہے، تو اب مطلب کافی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ اور چیزیں کی جا سکتی ہیں؟ لیکن اسما، مجھے پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جو نیا اکنامک کنسنسس ہے نا، وہ اٹ از ٹیکنگ شیپ، اور اس میں بہت سے جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں
وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اب پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کی سست روی کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں ڈیفینیٹلی یہ جو ہمارے پاس موقع آیا ہے اس کو ہمیں پکڑنا ہے اور ریفارمز کی طرف, اسٹرکچرل اور کمپریہنسو ریفارمز ان دی اکانومی کی طرف ہمیں موو کرنا ہے, جس کے اندر آپ کے پبلک فائنینسز میں میننگ ٹو سے کہ ہم ٹیکسز کس طرح سے اکٹھے کرتے ہیں, کتنے اکٹھے کرتے ہیں اور ان کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے, نمبر ون. اس کے علاوہ پرائیویٹائزیشن, ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں جو کہ بہت سی سبسڈیز جن کو دی جاتی ہیں جسٹ ٹو اسٹے افلوٹ. آئی تھنک اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. پھر ہمیں آپ کو پینشن ریفارم کی طرف بڑھنا ہوگا. اگر آپ نے بجٹ کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ جیسے جیسے پاکستان میں لانجیوٹی یعنی کہ جتنی دیر لوگ زندہ رہتے ہیں وہ بڑھ رہی ہے, پاکستان کا پینشن بل, حکومت کا پینشنز بل بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آئی تھنک اس کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی. اور آئی تھنک فائنلی میں یہ کہوں گا کہ سائز آف دا گورنمنٹ کو بھی کم کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے, کیونکہ بہت سی فنکشنز کی ڈپلیکیشن ہے, بہت سا ڈیڈ ووڈ ہے. اس تمام کی تمام جو ہماری سرکار ہے, جو اسٹیٹ مشینری ہے, اس کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو زیادہ ایفیشینٹ بنانے کی ضرورت ہے. اور کچھ سخت فیصلے جو ہیں, کچھ سخت فیصلے جو ہیں اس کے اثرات جو ہیں وہ عوام پر آ رہے ہوں گے اگر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, جو تجاویز آپ دے رہے ہیں. اور کچھ جو ہیں وہ خود حکومت کو اپنے اوپر, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزراء کی تعداد یا جو کابینہ کی تعداد ہے اگر اس کو کم کیا جائے تو اس طرح کے فیصلے عوام اور حکومت جب مل کر یہ بوجھ بانٹ لیں گے تو پھر آئندہ جو بوجھ جس کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اس بوجھ سے ہم بہت زیادہ حد تک بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر اقدس افضل صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. معذرت بھی کہ آپ کو بہت انتظار بھی کرنا پڑا, لیکن شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اپنا اہم تجزیہ جو ہے اس حوالے سے جو سعودی عرب کی جانب سے مشکل وقت میں ایک دفعہ پھر سے ہمارا ساتھ دیا گیا اس حوالے سے آپ شیئر کر رہے تھے. پروگرام میں آگے بڑھ جاتے ہیں جی, اور ایک اور اہم موضوع پر ہم بات کر لیتے ہیں. کل بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا, ڈسکس اس کو کیا جانا بھی چاہیے. آئندہ بہت سارے آنے والے دنوں میں بھی اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس پر بحث ہو رہی ہوگی, کیونکہ اس کے جو امپیکٹس ہیں, اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت دور رس ہو سکتے ہیں. ڈیپینڈس کہ اس میں فیصلے کیا ہوتے ہیں. میں بات کر رہی ہوں نیٹو کے 32ویں سربراہی اجلاس کی جو لتھوانیا کی میزبانی میں ہو رہا ہے. تمام رکن ملکوں کے جو سربراہان ہیں وہ اس کے لیے ہمیں اکٹھے دکھائی دیتے ہیں. مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس اہم اجلاس سے متعلق خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اجلاس ہے یہ یوکرین جنگ کی سمت اور مغربی اتحاد کے مستقبل کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے. توقعات تو یہ بھی ہیں کہ 2 روزہ اس اجلاس کے دوران نیٹو کے رہنما مشرق میں اپنی عسکری پوزیشن کو مستحکم بنانے اور یوکرین کے خلاف جنگ میں روسی حملوں کا دفاع کرنے کے لیے نئی حکمت عملی پر اتفاق کرتے دکھائی دیں گے. اس اجلاس سے قبل ایک اہم پیش رفت یہ سامنے آئی کہ ترکی نے سویڈن کی اس اتحاد میں شمولیت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. نیٹو کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے مطابق صدر رجب طیب اردوان سویڈن کے نیٹو میں شمولیت کی قرارداد ترک پارلیمان بھیجنے پر رضامند ہو گئے ہیں. خبر ایجنسی کہتی یہ بھی ہے کہ صدر اردوان نے اس حمایت کے بدلے میں ترکی کو یورپی یونین کی رکنیت دینے کا مطالبہ کیا ہے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین نے بھی اس اجلاس میں بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں. یوکرینی صدر زلنسکی کا کہنا ہے کہ وہ نیٹو کی رکنیت ملنے کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں. روس نے بھی اس اجلاس پر نظریں جما رکھی ہیں اور ترجمان روسی وزارت خارجہ کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے اس حوالے سے کہ نیٹو نے کیو کو نیٹو بلاک میں شامل کرنے کی دعوت دی ہی نہیں ہے. ناظرین, نیٹو سربراہی اجلاس میں کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے, اس پر آپ کو ایک پیکج دکھا دیتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے, مہمان موجود ہوں گے, ان کا تجزیہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہوں گے. نیٹو کا 32واں 2 روزہ سربراہی اجلاس لتھوانیا کی میزبانی میں ہو رہا ہے. تمام رکن ملکوں کے سربراہان اس وقت میزبان ملک کے دارالحکومت میں موجود ہیں. یہ اہم اجلاس دنیا بھر کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے, کیونکہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس یوکرین جنگ کی سمت اور مغربی اتحاد کے اہم فیصلے کرنے اور مستقبل کے لیے نئی راہ متعین کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے. اس اجلاس کو اس لیے بھی اہمیت دی جا رہی ہے کہ نیٹو کے رہنما مشرق میں اپنی عسکریت پوزیشن کو مستحکم بنانے اور یوکرین کے خلاف جنگ میں روسی حملوں کا دفاع کرنے کے لیے نئی حکمت عملی بنائیں گے اور رکن ممالک نئے فیصلوں پر اتفاق کریں گے.
नेटो के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक सदर रजब तय्यिप एर्दोगान स्वीडन के नेटो में शमूलियत की करारदाद तुर्क पार्लिमान भेजने पर रजामंद हो गए हैं। सदर एर्दोगान ने इस हिमायत के बदले में तुर्की को यूरोपीय यूनियन की रुकनियत देने का मुतालबा किया है। तुर्की की तरफ से इस हिमायत के ऐलान पर रूस ने जारी करदा बयान में कहा है कि नेटो की तरफ से तुर्की पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं और हम इन जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। किसी बात पर इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन फिर भी हम तुर्की के साथ बाहमी ताल्लुकात को फिरोग देना चाहते हैं। दूसरी जानिब इजलास से कबल नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने बताया कि इस इजलास में यूक्रेन को मजबूत बनाने के लिए अच्छा पैगाम जाएगा। This summit is already historic because the agreement we made yesterday will make Sweden a full member of NATO, and that will make our alliance even more capable of defending all allies. नेटो रुकन ममालिक इस वक्त यूक्रेन के लिए बेहतर फैसले करने की उम्मीद दिला रहे हैं, जबकि अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि जब तक रूस के खिलाफ जंग जारी है उस वक्त तक यूक्रेन को रुकन नहीं बनाना चाहिए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की भी नेटो रुकनियत मिलने की उम्मीद के साथ इस इजलास में शरीक हैं। गो के मगरबी फौजी इत्तेहाद नेटो यूक्रेन की फतह के लिए भरपूर हिमायत के लिए तैयार है, लेकिन उसके 31 रुकन ममालिक भी इस बात पर मुनकिस्म हैं कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने के लिए किस हद तक जाना चाहिए। तर्जमान रूसी वज़ारत ख़ारजा का ये दावा सामने आया है कि नेटो ने कीव को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत ही नहीं दी। इस इजलास पर गहरी नजर रखे हुए हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ का कहना था कि नेटो में स्वीडन और फिनलैंड की शमूलियत का मतलब रूस की सरहदों के करीब इत्तेहाद के इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती होगी। रूसी फेडरेशन अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करने के लिए तैयार है। एक तरफ लिथुआनिया में नेटो का अहम सरबराही इजलास हो रहा है, तो दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला तेज कर दिया है। मॉस्को की जानिब से रातों रात एक ड्रोन हमले में यूक्रेन के बंदरगाही शहर ओडिशा को निशाना बनाया गया। कीव हुकाम ने रूस की जानिब से दागे गए 26 ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह करने का दावा किया है। इस अहम इजलास के हवाले से रिपोर्ट तो आपने देखी और अहम शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस अहम मामले पर बात करने के लिए मोहसिन नवाज खान साहब हमारा साथ दे रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, वीडियो लिंक पर हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। मोहसिन साहब, इस इजलास में क्या होने जा रहा है क्या नहीं, इस पर तो यकीनन हम आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये समझा दीजिएगा कि तुर्की की जानिब से स्वीडन की नेटो इत्तेहाद में शमूलियत की हिमायत हासिल करना ये किस तरह से आपको लगता है कि मुमकिन बनाया है इत्तेहादियों ने, क्योंकि कल तक तो ये एक नामुमकिन सी चीज़ दिखाई देती थी। और फिर ये भी फरमा दीजिएगा कि तुर्की ने इसके लिए जो एक शर्त रखी है यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की, आपको लगता है कि उसको कुछ मिल जाएगा इस मशरूत हिमायत के बदले? देखें, तुर्किया की तो अरसे से ये फाइल थी और इसमें बातचीत भी उनकी चलती रहती थी कि यूरोपीय यूनियन के मेंबरशिप उनको मिले, आशा फायद होंगे। तो और नेटो मेंबरशिप का असूल ये है कि अगर एक भी रुकन मुल्क जो नेटो का रुकन है वो मुखालफत कर दे किसी की मेंबरशिप की, तो उसको रुकनियत नहीं मिलती बिल्कुल, जब तक सबका इत्तेफाक राय नहीं। सही। तो स्वीडन को या दूसरे मुल्कों को, जिस तरह आगे यूक्रेन का मामला भी आएगा, किसी भी मुल्क को अगर नेटो ने रुकनियत देनी है तो उसके लिए तुर्की का राजी करना, क्योंकि बाकी सब मुल्क तकरीबन राजी हो जाते हैं। सबसे अहम जो एक आप कह लें कि मुस्लिम मुल्क भी है और उसको उस तरह यूरोप में कंसिडर नहीं किया जाता, वो तुर्की ही बचता है। तुर्की आता फिर राजी होना बहुत अहम हो जाता है। तो जो प्रेसिडेंट एर्दोगान ने जो बात की, उन्होंने भी यही कहा कि जी हमें इसके बदले अगर यूनियन की मेंबरशिप दी जाए तो हमें स्वीडन की नेटो की रुकनियत पर फिर एतराज नहीं होगा। जो यूनियन की मेंबरशिप अगर दायरा उसको मिलती है तुर्किया को, तो पूरे यूरोप में जो उनकी तजारत है, पूरे यूरोप के साथ जो उनकी आमदरफ्त, बाकी उनके बहुत सारे इसमें एडवांटेजेस होंगे। और तुर्की यकीनी तौर पर तुर्किया चाहेगा कि वो यूनियन का रास्ता उस पर खुल जाए और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाए, यूरोपीय यूनियन की तजारत और यूरोपीय यूनियन की जो वसाइल है उसमें उसका भी हिस्सा शामिल हो जाए। तो उसके लिए दायरा अगर स्वीडन को वो शामिल भी करना चाहते थे अमेरिका और जर्मनी और बड़े ममालिक, तो उनके लिए भी यही ऑप्शन था कि तुर्किया को कुछ ना कुछ रियायत दें ताकि तुर्किया फिर उस पर राजी हो और उनके साथ ऑब्जेक्शन ना करे नेटो की रुकनियत पे स्वीडन की। पहले भी दूसरे मुल्कों की रुकनियत पे एतराज करके तुर्किया ने कुछ अर्से भी उनको रोका था। तो स्वीडन को अगर उन्होंने मेंबर बनवाना है, बड़े मुल्कों ने जो नेटो के बड़े मुल्क हैं, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका ने, फिर उनके लिए जरूरी था कि वो
तुर्की कुछ ना कुछ रायता देने के लिए खुद भी आमादा। अच्छा, लेकिन तो ये बात एक चीज है, तुर्की रुकिया यूक्रेन के का पास बहुत साथ दे रहा था ना कि ठीक है यूक्रेन को आप लाजमी बना लीजिए, इसका मेंबर बनाया जाना चाहिए है, लेकिन अमेरिका उसको हम देख रहे हैं कि यूक्रेन को सबसे ज़्यादा दिफाई सामान भी फराहम करता है, इमदाद भी फराहम करता है, लेकिन हम ये भी देख रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो एतराज़ कर रहा था वो भी हमें अमेरिका ही इस सारे मामले पर करता हुआ दिखाई देता था। तो पहले तो ज़रा ये समझा दीजिएगा कि इसकी वजह क्या थी, क्यों अमेरिका को इस चीज़ पर एतराज़ था कि यूक्रेन को इसका हिस्सा बनाया जाए, और आपको लगता है कि अभी कहीं ना कहीं अमेरिका को भी बाकी ममालिक जो है वो रजामंद कर लेंगे, जिस तरह से स्वीडन के मामले पर तुर्की को रजामंद किया गया? अभी मुझे तो यूक्रेन की फौरी मेंबरशिप नेटो की मुमकिन नहीं लग रही। अच्छा। जॉन कर्बी ने जो बयान दिया उसमें यही कहा कि अगर हम इस वक्त यूक्रेन जो है वो रशिया के साथ एट वॉर है, जंग चल रही है, अगर इस फौरी मौके पे यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप दी जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि पूरा नेटो पूरी तंजीम जो है वो रशिया के साथ एट वॉर आ जाए, जो इस वक्त फिलहाल जो है वो काबिल कबूल यकीनी तौर पर अमेरिका के लिए, यूरोपीय ममालिक के लिए भी नहीं है। वो चाहते हैं कि यूक्रेन को मेंबरशिप दी जाए, लेकिन जब ये जंग खत्म हो, रूस के साथ उसका हालिया कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन का ये खत्म हो जाए, फिर वो रूस को यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देने के लिए आमादा हो जाएंगे। इस वक्त उसको मेंबरशिप देने का मतलब ये है नेटो का कि नेटो जो तंजीम है वो पूरी रूस के सामने जा खड़ी है, जो यूरोप भी और अमेरिका भी किसी सूरत फिलहाल नहीं चाहते कि वो जाहिर है नेटो का मकसद यही है किसी एक रुकन मुल्क पे हमले का मतलब है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रुकन ममालिक पर। इस वो जान करबी ने बड़ी क्लियरली ये कहा है कि इस मौके पर नेटो को रुकने देने का मतलब यही है कि नेटो एट वॉर विद रशिया, जो इस वक्त फिलहाल किसी भी तौर पर उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरा नेटो जो है वो उसको रशिया के मुकाबले में ला के रखे। अच्छा, इसलिए फिर उसपे आपने देखा भी है ज़ेलेंस्की का बयान भी और ट्वीट भी उन्होंने किया कि ये क्या तरीका कार है कि ना अभी तक कोई टाइम फ्रेम तय किया गया, नियत का ना तक इनविटेशन का भी कोई टाइम फ्रेम तय नहीं किया गया। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा मोहसिन साहब, एक तरफ ये कि अगर ये रुकनीत मिल जाती है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यूक्रेन को ये मेंबरशिप दे दी जाती है, नेटो का हिस्सा बना लिया जाता है, तो फिर रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी है उसके ऊपर क्या असरात आएंगे? और अगर हिस्सा नहीं बनाया जाता है, जिस तरह से तर्जुमान रूसी वजारत ख़ारजा ही कहते हुए दिखाई दिए कि नेटो तो ऐसा चाहता ही नहीं है, ना नेटो को इसमें शमूलियत के लिए दावत दी गई है और ये पॉसिबल है भी नहीं कि वो रुकन बन सके, अगर वो रुकन नहीं बनता है तो फिर इस जंग को आप किस जानिब जाता हुआ दिखाई देखते हैं? क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि हम चूँकि मदद देना चाहते हैं यूक्रेन को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको मेंबर न बनाया जाए। जंग के ऊपर क्या असरात होंगे दोनों सूरतों में? देखिए, अगर तो यूक्रेन मेंबर बनता है नेटो का, फिर तो वाज़ेह मतलब जैसे मैंने पहले कहा है कि इट मींस के नेटो वर्सेस रशिया, तो पूरी, क्योंकि एक भी रुकन मुल्क पे हमला नेटो पे हमला तस्वर किया जाता है नेटो के ट्रीटी के तहत। तो ये अभी फिलहाल नेटो ममालिक, यूरोपीय ममालिक भी, अमेरिका भी नहीं चाहते कि वो नेटो को रशिया के मुकाबले में जंग की हालत में ले, इसलिए मेंबरशिप का तो अभी इम्कान बहुत कम है। हाँ, जब तक उसको मेंबरशिप नहीं देती उस वक्त तक उसको जो इमदाद है, दिफाई इमदाद, अभी फ्रांस ने भी ऐलान किया है कि वो उसको जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल 250 किलोमीटर लॉन्ग रेंज तक के मिसाइल फराहम कर रहा है उसको यूक्रेन को। अमेरिका से F-16 का मुतालबा भी यूक्रेन का काफी देर से चल रहा है, जिस पे अभी तक अमेरिका राजी नहीं हुआ, क्योंकि F-16 का मतलब ये है कि फिर वो रूस के काफी अंदर तक जो है यूक्रेन को हमला करने की ताकत मिल जाएगी। तो अभी तक यूरोपीय ममालिक और नेटो का स्टांस ये रहा है कि रूस यूक्रेन की इस वक्त तक मदद कर रहे हैं कि यूक्रेन अपना दिफा कर सके, वो रशिया पर काउंटर अटैक या रशिया के अंदर दूर तक अटैक ना कर सके। तो अभी तक उनकी कोशिश यही है कि उसको ऐसा ही असला फराहम किया जाए। और ये जो क्लस्टर बॉम्ब्स देने की बात हो रही थी, ये जो क्लस्टर बॉम्ब्स देने की बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा तनकीद इस पर हो रही थी कि जी अमेरिका को ये नहीं देने चाहिए हैं, इससे जंग को हवा मिलेगी, इसमें इंसानी जानों का ज़िया जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि उससे रोका जा सकेगा कनाडा की जानिब से, बरतानिया की जानिब से अमेरिका को ऐसा करने से? नहीं, वो तो क्लस्टर बम तो शायद अमेरिका दे दे, लेकिन मैंने बताया ना कि वो सिर्फ वो हथियार दे रहे हैं अमेरिकन और नेटो मुल्क, यूरोपीय मुल्क यूक्रेन को, जिससे वो अपनी सरजमीन पर अपना रूस के खिलाफ दिफा जो है यूक्रेन ज्यादा आसानी से कर सके। ऐसे हथियार, ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल या ऐसी जो हथियारें देने के लिए अभी तक नेटो और अमेरिका आमादा नहीं है, जिससे यूक्रेन को ये हमारी हासिल हो कि रूस के अंदर तक हमले कर सके या रूस के अंदर जाके उसको जवाब दे सके। क्योंकि वो
नेटो और अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि वो ठीक। यूक्रेन इस हद तक उसके पास ताकत आ जाए कि वो रूस के अंदर जाके और फिर उसके नतीजे में रूस इस जंग को शायद उनको खतरा ये है कि मजीद यूरोपीय ममालिक तक और नेटो ममालिक तक इसके दबाव न फैला दें। बहुत शुक्रिया मोहसिन नवाज़ खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ये जो नेटो का अहम सरबराही इजलास हो रहा है, इस हवाले से भी आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, और साथ ही साथ ये जंग किस हद तक फैल सकती है, कब तक चल सकती है, और इसमें कौन से बड़े ममालिक जो हैं उनका क्या किरदार हो सकता है, इस पर भी आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मोहसिन नवाज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन नवाज़ खान साहब, उनका तज्जिया आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कुछ इंसानी हुकूक की, जिनके खिलाफ वर्जी संगीन जुर्म है। दुनिया में ऐसे वाक़यात पर रद्द-ए-अमल बाज़ औक़ात इस कदर शदीद हो जाता है कि फसादात फूट पड़ते हैं। ऐसा ही एक वाक़या 2 हफ़्ते कबल फ्रांस में पेश आया नाज़रीन, जिसमें पुलिस एहलकार की फायरिंग से 17 साला नौजवान की हलाकत पर मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे किए गए। फ्रांसीसी हुकूमत ने कुछ आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। उनके मुताबिक जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ में होने वाले नुकसान का तखमीना 1 बिलियन यूरो यानी 3 खरब से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए लगाया गया है। फ्रांसीसी वजारत इंसाफ के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फसादात के दौरान पुलिस ने 3693 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया, जिन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एहतजाज के दौरान 5000 से ज़ायद गाड़ियों को आग लगाई और 100 के करीब इमारतों को तोड़ फोड़ करके नुकसान पहुंचाया। इंसानी हुकूक के अलमबरदार अमेरिका में भी कई ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं, जिनमें एक अहम तरीन वाक़या अमेरिकी सियाह फाम जॉर्ज फ्लाइड का था। 25 मई 2020 को पुलिस के हाथों इस शख्स की हलाकत पर कई अमेरिकी रियासतें फसादात की लपेट में आ गई थीं। अमेरिकी पुलिस पर इल्ज़ाम ये था कि उसने महज नस्ल परस्ती की बुनियाद पर इस सियाह फाम को मौत के घाट उतारा, जिस पर अमेरिकी अदालत ने मुजरिम करार दिए गए पुलिस एहलकार को 22.5 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसानी हुकूक का ख्याल रखें और इन वाक़यात के बाद बेहतर ये होगा कि नस्ल परस्ती के मसले को भी हल कर लिया जाए। ये वाक़या क्यों पेश आया और ये जो इतने सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, अब इनका मुस्तकबिल क्या है, और वो पुलिस एहलकार जिसने ये सब कुछ किया है उसके साथ क्या सलूक अब किया जाएगा, इस पर आज हमारे पास एक स्पेशल रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। दुनिया में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के कई ऐसे वाक़यात रूनमा हुए हैं, जिनमें एहतजाज, जलाओ घेराव और छीना झपटी समेत लूटमार के वाक़यात फसादात की शक्ल इख्तियार कर गए, जिससे न सिर्फ कीमती जानों का ज़या हुआ बल्कि भारी माली नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। फ्रांस में पुलिस अफसर की फायरिंग से 17 साला नौजवान की हलाकत के बाद 6 रोज तक पुरतशद्दुद मुजाहिरे और एहतजाज हुआ, जिसके बाद फ्रांस के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में हंगामे फूट पड़े, जिसमें होने वाले नुकसान का तखमीना 1 बिलियन यूरो यानी 3 खरब से जायद पाकिस्तानी रुपया लगाया गया है। जून के आखिरी हफ्ते में फ्रांसीसी पुलिस ने 17 साला नाहिल एम को इस वक्त फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था, जब उसे ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुकने का इशारा किया गया। ताहम पुलिस के मुताबिक उसने गाड़ी नहीं रोकी, जिस पर उसे गोलियों का निशाना बना दिया गया। फ्रांसीसी वज़ारत इंसाफ के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस लड़के की हलाकत पर होने वाले फसादात के दौरान पुलिस की तहवील में रखे गए अफराद की तादाद 3693 तक पहुंच गई है, जिनमें 1149 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। मुजाहिरीन पर इल्जाम है कि उन्होंने पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 5000 गाड़ियों को आग लगाई, जबकि तकरीबन 1000 इमारतों को नुकसान पहुंचाया था। फ्रांसीसी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों के अरकान भी शामिल हैं, जो फसादात के दौरान लूटमार, तोड़फोड़, दुकानों और बैंकों को निशाना बनाने में मुलव्विस हैं। इससे कबल अमेरिका में भी ऐसे मुतअद्दिद ऐसे फसादात देखने को मिले हैं, जिनमें नस्ल परस्ती की बुनियाद पर पुलिस ने शहरियों को मौत के घाट उतारा हो। खैर मुल्की खबर से इदारे के मुताबिक फ्रांस में कत्ल होने वाले 17 साला नौजवान का ताल्लुक अलजायर से था और वो कुछ बरस कबल खानदान के हमरा फ्रांस मुंतकिल हुआ था। फसादात के दौरान मुजाहिरीन को ऐसी तहरीरें उठाए देखा गया, जिसमें ऐसे वाक़यों को नस्ली फसादात से जोड़ने की कोशिश की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर की जानिब से बयान जारी किया गया है कि हालिया वाक़यात से ये मौका मिला है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में नस्ल परस्ती के मसले को हल किया जाए। ऐसी रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल मेरी दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के पान।
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर अफगानिस्तान में स्वीडन की तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। अफगान बुरी हुकूमत के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि जब तक इस मज़मूम वाक़े पर माफ़ी नहीं मांगी जाती, अफगानिस्तान में स्वीडन की तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक तमाम इदारों को इस हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। अफगान बुरी हुकूमत ने दीगर इस्लामी ममालिक से भी स्वीडन के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी की अपील की है। कुवैत स्वीडन की जुबान में तर्जमे वाले कुरान पाक के 1 लाख नुस्खे शाया करेगा। इशात के बाद इन नुस्खों को स्वीडन में तकसीम किया जाएगा। कुवैत के वज़ीर आज़म शेख अहमद नवाफ अल अहमद ने मुतल्लिका अथॉरिटी को कुरान पाक की तबाद और इशात का काम सौंप दिया है। स्वीडिश जुबान में कुरान पाक शाया करने का फैसला इस्लामी रवादारी व अक़दार और बकाए बाहमी को फ़रोग़ देने के लिए किया गया है। फलस्तीन के मकबूजा इलाकों में इसराइली फोर्सेस की जानिब से हमले जारी हैं। सैहूनी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान एक खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। मकबूजा दरिया उर्दन के शुमाली शहर में इसराइली फोर्सेस के हमलों के नतीजे में 5 फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली पुलिस ने मशरकी अलकदस के रेलवे स्टेशन पर एक फलस्तीनी खातून को गोली मारकर जख्मी कर दिया। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के करीब गैर मुल्की सयाहों को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए। नेपाली हुकाम के मुताबिक इमदादी कारकुनों ने तमाम मुसाफिरों की लाशें निकाल ली हैं। 5 सयाह मैक्सिको के शहरी थे, जबकि पायलट नेपाली था। मैक्सिको में 2 मर्द और 3 खवातीन शामिल थीं। हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर यूरिस्ट की सियाहत के सफर पर ले जाने के बाद नेपाल के दारुल हुकूमत खंडमंडो वापस जा रहा था। हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेज़ुएला जराइम के लिहाज से खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। वेबसाइट वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से जारी फहरिस्त के मुताबिक पापुआ न्यू गिनी दूसरे, जनूबी अफ्रीका तीसरे, एशियाई मुल्क अफगानिस्तान चौथे और होंडुरास 5वें नंबर पर है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कतर में जराइम की शरह दुनिया भर में कम तरीन सतह पर है। पाकिस्तान और कुवैत के सिफारती ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। कुवैत सिटी में पाकिस्तानी सफारतखाना के ज़रिए एहतिमाम पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी आमों की मुख्तलिफ अक़साम स्टॉल्स पर नुमाइश के लिए पेश की गई थीं। पाकिस्तानी सफ़ीर मलिक मोहम्मद फारूक ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में दुनिया के लजीज तरीन आमों की मुख्तलिफ अक़साम पैदा होती हैं और पाकिस्तान आम की पैदावार के लिहाज से दुनिया में 6ठे नंबर पर है। इस मौके पर रंगारंग म्यूजिकल प्रोग्राम भी पेश किया गया। पाकिस्तान से आने वाले फनकारों ने भी फन का मुजाहिरा किया।